दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक कौन सा है और वो कितना बड़ा है? या फिर क्या आप हांगकांग में रहने के लिए किराए पर मिलने वाले इन पिंजरों के बारे में जानते हैं? अच्छा, आप ये तो जानते होंगे कि फसलों में रबी और खरीफ का मतलब क्या होता है। अगर नहीं भी जानते या फिर जो जानते हैं वो धुंधला धुंधला सा है, तो बने रहे अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ। इनके अलावा और भी ऐसी कमाल की फैक्टिफाइंग इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना एक भी पल की और देरी किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने सड़क पर एक से एक बड़े ट्रक और ट्रेलर्स देखे होंगे, लेकिन जिस ट्रक के बारे में मैं आपको आज इस फैक्ट में बताने वाला हूँ, उससे बड़ा और हैवी लोड उठाने वाला ट्रक इस दुनिया में कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ये है आपके सामने बेलाज कंपनी का ट्रक 75710। दोस्तों, माइनिंग इंडस्ट्री में काम आने वाला 2 V16 इंजन से लैस ये मेगा ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है। 67 फीट लंबा, 32 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा ये ट्रक देखने में किसी पहाड़ जैसा लगता है। दोस्तों, इसका साइज किसी एवरेज घर के बराबर है और इसका कैबिन ही किसी लिविंग रूम जितना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक होने के साथ साथ बेलाज 75710 दुनिया का सबसे ज्यादा लोड उठाने वाला ट्रक भी है। ये 450 टन मटेरियल बिना किसी दिक्कत के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 56,000 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड पर चल सकता है। दोस्तों, बेलाज 75710 अपने आकार के चलते आम सड़कों पर नहीं चलाया जाता, बल्कि इसकी जहां जरूरत हो इसके पार्ट्स को वहीं जाकर असेंबल किया जाता है और इससे काम लिया जाता है। आखिर में बात करूं इस मेगा ट्रक की कीमत की, तो दोस्तों इसकी प्राइस है वॉपिंग $6 मिलियन या फिर 44 करोड़ भारतीय रुपए। तो है ना ये एक कमाल का ट्रक। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हांगकांग दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट मार्केट है। एक लिबरल इकोनॉमी होने के चलते जहां इसका इलाका लिमिटेड है, वहीं इसकी डिमांड दुनिया भर की कंपनीज में है। यहाँ जमीन कितनी महंगी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जहाँ नई दिल्ली में 1 स्क्वायर मीटर जमीन की औसत कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच होती है, तो वहीं हांगकांग में 1 स्क्वायर मीटर जमीन 20 लाख रुपए से कम में नहीं मिलती। कईयों के लिए तो यहाँ किराए पर घर लेना भी मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे में यहाँ के गरीब लोगों के लिए रहने के लिए किराए पर मिलते हैं ये ह्यूमन केजेस। जी हाँ, इंसानी पिंजरे। दोस्तों, 70 इंच बाय 24 इंच के इन ह्यूमन केजेस में सिर्फ सोने भर की ही जगह होती है। फिर भी यहाँ रहने वाले इन केजेस का 7,000 रुपए से 12,000 रुपए महीना औसतन किराया भरते हैं। एक ही घर में ऐसे कई 100 केजेस भी हो सकते हैं जिनमें टॉयलेट शेयर्ड होते हैं। हांगकांग में दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो दशकों से ऐसे केज होम्स में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में हमारा खुद को थोड़ा सा खुशकिस्मत समझना बिल्कुल भी नादानी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, भारत में जब भी कोई किसानी या फिर फसलों की बात करता है तो रबी और खरीफ नाम की 2 पैदावारों के नाम बार बार सुनने में आते हैं, लेकिन क्या आप इनका मतलब जानते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों बता दूं कि हमारे देश में फसलों को उनकी उपज के समय के हिसाब से 2 प्रकार में बांटा गया है। यही वो 2 प्रकार हैं, रबी और खरीफ। दोस्तों, यहाँ एक तरफ रबी फसलों को रबी कहने की वजह यह है कि अरबी भाषा में रबी का मतलब होता है बसंत। चूंकि ये फसलें बसंत ऋतु में तैयार होती हैं, इसीलिए इन्हें रबी फसलें कहा जाता है। रबी की फसलें सर्दियां शुरू होने से पहले बोई जाती हैं और बसंत यानी कि स्प्रिंग में ये फसल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ खरीफ फसल मॉनसून फसल होती है। खरीफ शब्द का मतलब होता है पतझड़। चूंकि खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में तैयार होती है, जिस समय पतझड़ होता है, इसी कारण इस दौरान तैयार होने वाली फसलों को पतझड़ की फसल यानी कि खरीफ कहा जाता है। ये फसलें मानसून के शुरू होने से लेकर मानसून के खत्म होने तक तैयार की जाती हैं। इन फसलों की बुआई या रोपाई जून जुलाई में शुरू हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के अंतर की वजह से इनकी बुआई का समय आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि केरला में सबसे पहले मानसून आता है, तो वहाँ खरीफ फसलों की बुआई सबसे पहले शुरू की जाती है। दोस्तों, खरीफ यानी कि मानसूनी फसलों में चावल, गन्ना, कपास, हल्दी, मूंगफली आदि मुख्य हैं और रबी की फसलों में गेहूं, चना, दालें और मटर आदि शामिल हैं। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों कि फसलों के इस बेसिक फर्क को आप समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हुई एक ट्रेन रॉबरी को सुलझाने में नासा ने मदद की थी? दरअसल हुआ क्या था कि 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जा रही एक पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने के 342 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे। रेलगाड़ी में पैसों की हिफाजत के लिए 18 पुलिस वाले भी तैनात थे।
लेकिन फिर भी दोस्तों डाका पड़ गया और लुटेरे 5 करोड़ और 75 लाख रुपए उड़ाकर निकलने में कामयाब रहे। बोगी की लोहे की छत को किसी वेल्डिंग या फिर गैस मशीन से काटा गया था। चौड़ाई इतनी थी कि एक आदमी आसानी से उस सुराख से बोगी के अंदर आ जा सकता था। करोड़ों की इस लूट को मीडिया में द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का नाम भी मिला। दोस्तों पूरे 730 दिन लगे, 2000 लोगों से पूछताछ की गई, लाखों कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई, लेकिन जब सीआईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उन्होंने नासा की मदद ली। सेलफोन ट्रेसिंग और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पुलिस ने मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ लोगों की शिनाख्त की और तब जाकर पता चला कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी किसने की थी। तो दोस्तों इस उदाहरण से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सैटेलाइट सिर्फ मौसम का हाल बताने का काम ही नहीं करती, वो ऐसी ट्रेन रॉबरीज को सुलझाने में भी मदद करती हैं। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आजकल हम सब किसी भी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाने से पहले उसके ऑनलाइन रिव्यूज चेक जरूर करते हैं। ये रिव्यूज यहाँ कस्टमर्स को अच्छी जगह चूज करने में मदद करते हैं, तो वहीं प्रॉपर्टीज के लिए ये उन इनसाइट्स का काम करते हैं कि उन्हें कहां पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि एक बुरा रिव्यू लिखने पर किसी को जेल में डाल दिया गया हो? अगर नहीं तो गौर से देखिए। थाईलैंड के कोहचांग में एक बीच रिजॉर्ट के फालतू चार्जेस से दुखी होकर जब एक ट्रैवलर ने ट्रिप एडवाइजर पर होटल का नेगेटिव रिव्यू लिखा तो होटल ने शायद इसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले लिया। उन्होंने अपने चार्जेस को रिव्यू करने के बजाय उसे टूरिस्ट के खिलाफ डिफेमेशन का पुलिस केस कर दिया और उसे अरेस्ट करवा दिया। थाईलैंड जैसे फ्री स्पीच के सपोर्टर मुल्क में ऐसा होना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उस बेचारे टूरिस्ट को तो अपना वीकेंड नीले समुद्री बीचेस की जगह यहाँ की जेल में ही काटना पड़ा। इसीलिए मेरी माने तो रिव्यू वापस अपने देश आकर ही लिखें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों कबूतरबाजी का खेल और इस पर लगने वाला जुआ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज भी चलन में है। पिजन रेसिंग के इस खेल के लिए बेल्जियन पिजन की नस्लों की मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में नवंबर 2020 में एक फीमेल बेल्जियन पिजन को एक एनोनिमस चाइनीज बायर ने 1.9 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 14 करोड़ रुपए की कीमत देकर खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, 14 करोड़ का कबूतर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक कबूतर की इतनी कीमत क्यों, तो बता दूं कि न्यूकिम नाम की ये फीमेल पिजन एक रेयर नस्ल का कबूतर है और इसे खरीदने वाला ब्रीडर इसे किसी सुपीरियर जेनेटिक्स वाले कबूतर के साथ मेट करवाकर जरूर कुछ और सुपर बर्ड्स ब्रीड करना चाहता होगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती बियर मार्केट है। यहाँ पर सालाना 4 बिलियन लीटर बियर का कंजम्पशन होता है। शराब का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही यहाँ सोशल प्रॉब्लम्स जैसे लड़ाई झगड़े और ड्रंक ड्राइविंग जैसे केसेस में भी भारी उछाल आया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ की सरकार ने पिछले साल एक ही झटके में बियर की 25% खपत को कम कर दिया। इन्होंने क्या किया कि ड्रंक ड्राइविंग के नियमों को सख्त कर दिया और जुर्माने में भी भारी इजाफा किया। ड्रंक ड्राइविंग के लिए 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाने लगा, जो एक औसत वियतनामीज की महीने की कमाई का 2 गुना है। जब कड़ाई होने लगी तो अल्कोहल कंजप्शन भी गिरने लगा। सबसे हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि वियतनाम में अब साइकिल सवार भी शराब पीकर साइकिल नहीं चला सकते। नियम तोड़ने पर उन पर भी $25 या फिर 1800 रुपए का जुर्माना लग सकता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा भारत में होने वाला है और इसी के मद्देनजर रोडकिला उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। बीपीयूटी की 15 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस स्टेडियम की लागत 600 करोड़ रुपए आएगी और 20,000 की सिटिंग कैपेसिटी के साथ ये स्टेडियम सभी मॉडर्न एमिनिटीज से संपन्न होगा। दोस्तों ये रोडकिला स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अलावा उड़ीसा में होने वाले इस वर्ल्ड कप का दूसरा वेन्यू होगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि हॉकी का दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है, जहां एक ही टाइम पर 45,000 से भी ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अमेज़न का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। नहीं, मैं ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल जंगल अमेज़न की। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये जंगल साउथ अमेरिका के 9 अलग अलग देशों में फैला हुआ है। इन देशों के नाम है ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनामे और फ्रेंच गिनी।
और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इस एक जंगल में हमारी दुनिया की 40,000 से भी ज्यादा प्लांट स्पीशीज, 1300 से भी ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज, 430 नस्लों के मैमल्स और 25 लाख तरह के कीट पतंगे बसते हैं। इस प्लांट और एनिमल किंगडम के अलावा यहाँ 500 से भी ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनका रहन सहन और वेशभूषा बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो क्या आप भी अमेज़न के इन जंगलों की सैर करना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है गिरिराज पारिक जी ने। गिरिराज यहाँ बताते हैं कि हमारी केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हीलियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ पर नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि हीलियम पृथ्वी पर कम ही सही लेकिन जरूरत के हिसाब से पाया तो जाता है, लेकिन ये निश्चय ही हमारे पीरियोडिक टेबल का वो पहला एलिमेंट था जिसकी खोज पृथ्वी पर नहीं, इससे बाहर की गई थी। दरअसल सन 1868 में हीलियम को पहली बार डिटेक्ट करने वाले शख्स का नाम था पियरे जेन्सन, और पियरे ने इस मेटल को एक सूर्य ग्रहण के दौरान सोलर स्पेक्ट्रम में डिटेक्ट करने का दावा किया था। इससे पहले हीलियम के बारे में कोई नहीं जानता था, और ये अपनी तरह का वो पहला एलिमेंट था जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में हमें मिला था। आलम यह था कि 20 सालों तक पियरे के इस नए एलिमेंट को कई वैज्ञानिक एक इमेजिनरी मेटल मानते रहे, लेकिन फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके में भी हीलियम की मौजूदगी मानी गई। आज हीलियम का इस्तेमाल गुब्बारे भरने से लेकर कार के एयरबैग्स में और मेडिकल मशीनरी से लेकर स्पेसक्राफ्ट तक में किया जाता है। अब दोस्तों, अगर ये एलिमेंट पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता तो इसकी ये डिमांड कैसे पूरी होती? फिलहाल तंजानिया में मिला एक डिपॉजिट इस गैस का सबसे बड़ा सोर्स है और आने वाले कई दशकों तक हीलियम की सप्लाई को मेंटेन करने में सक्षम है। और दोस्तों, आप भी सक्षम हैं ज्ञान को अर्जित करने और इसे दुनिया में बांटने में। तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा ये फैक्टिफाइंग एपिसोड। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।